नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 की परीक्षा के लिए विज्ञान के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 4 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा एकमात्र स्तनपायी प्राणी है जो उड़ सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चमगादड़ जो है यह एकमात्र ऐसा स्तनपायी प्राणी है जो उड़ भी सकता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पांच जगत का जो वर्गीकरण है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो सिद्धांत है पांच जगत के वर्गीकरण का यह प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? व्हिटेकर के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न के डिटेल को आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिटेल आपके सामने मेंशन है, आधुनिक विज्ञान की सर्वाधिक मान्यता आधुनिक जीव विज्ञान में जो सर्वाधिक मान्यता है वह व्हिटेकर के पांच जगत वर्गीकरण को दी जाती है। व्हिटेकर ने जीवों को जगत नामक पांच बड़े वर्गों में बांटा है। यह पांच जगत कौन कौन से हैं? मोरेना, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो इसे आप याद रखिएगा, इन्हीं पांच जगत का वर्गीकरण किया गया था व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वे पौधे जो अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधे जो अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं इन प्रकार के पौधों को हम मोनोकार्पिक पौधे कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, मोनोकार्पिक पौधे। तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। इसकी डिटेल आपके सामने मेंशन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। मोनोकार्पिक पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार खिलते हैं और फूलने के बाद फल देते हैं और मर जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्दियों में शीत निद्रा के वक्त जो मेढक होता है वह किसके माध्यम से सांस लेता है? तो शीत निद्रा के समय में सर्दियों के मौसम में जो मेढक होता है यह अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है यानी कि सांस लेता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, त्वचा के माध्यम से। निम्नलिखित में से किसे हम श्वेत विट्रियाल के नाम से जानते हैं? इसमें से किसको जो है श्वेत विट्रियाल के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जिंक सल्फेट को जो है श्वेत विट्रियाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मांसपेशियों में थकान का कारण इसमें से क्या होता है? किसके संचय के कारण हमारे मांसपेशियों में हमको थकान का अनुभव होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण जो है हमारी मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। निम्नलिखित में से किसे कोशिका में अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका की जो अचल संपत्ति है यह किसको कहा जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, और श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे शरीर की ये संक्रमण से रक्षा करती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संक्रमण से शरीर की रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य का जो हृदय होता है उसकी जो धड़कन होती है औसत कितनी संख्या बार धड़कती है? आपसे पूछा जा रहा है कि एक वयस्क मनुष्य की जो धड़कन होती है वह कितनी बार धड़कती है। बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा हार्ट होता है, इसकी जो औसत संख्या है धड़कने की वह कितनी होती है? 71 से लेकर 80 के बीच में। ये फैक्ट आप याद देखिए, यहाँ पे 70 से 80 के बीच में ऑप्शन आपका यहाँ पे
बी वाला सही हो जाएगा। जो एक वयस्क मनुष्य का हृदय होता है वह प्रति मिनट 70 से लेके 80 बार धड़कता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम एक हृदय के वजन की बात करें, सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है, एक नॉर्मल मनुष्य के हृदय का जो वजन होता है लगभग 300 ग्राम होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, लगभग 300 ग्राम वजन होता है एक सामान्य मनुष्य के हृदय का। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। वहीं मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसमें निम्नलिखित में से क्या देखने को मिलेगा? तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, कोई भी वस्तु अगर चंद्रमा से या पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका जो द्रव्यमान है वह हमेशा स्थिर रहेगा, यानी कि द्रव्यमान जो है उसका स्थिर रहता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्मी जो है किसकी इकाई है? फर्मी के सहायता से हम क्या मापते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो फर्मी है यह लंबाई मापने का एक मात्रक है। इसे आप याद रखिएगा, यह दूरी की जो है सबसे छोटी इकाई होती है। इसका जो इस्तेमाल है परमाणुओं के आकार को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वसा में घुलनशील विटामिन इसमें से कौन नहीं है? तो एक होते हैं विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं और एक आपके विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन आपके कौन कौन से हो जाएंगे? 4 ये होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन बी और विटामिन सी आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो दिए गए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन इसमें से कौन सा नहीं है? तो विटामिन बी आपका वसा में घुलनशील नहीं है, यह जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन माना जाता है। सिरोसिस एक बीमारी होती है जो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? सिरोसिस नामक जो रोग होता है, जो बीमारी होती है, यह हमारे शरीर के किस पार्ट को, किस अंग को प्रभावित करती है? तो हमारे यकृत को, यानी कि हमारे लीवर को जो है यह बीमारी प्रभावित करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के यकृत को, यानी कि लीवर को। अगला प्रश्न है, सीरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सीरोलॉजी के अंतर्गत जो है सीरम का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मछली में हृदय के कितने कक्ष होते हैं? जो मछली का हृदय होता है उसमें कितने कक्ष यानी कि चैम्बर होते हैं? तो 2 जो है चैम्बर होते हैं, 2 कक्ष होते हैं मछली के हृदय में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मछली का जो हृदय होता है इसमें 2 कक्ष होते हैं, जिनमें एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। अलिंद का क्या कार्य होता है? शरीर से रक्त को यह प्राप्त करता है, और निलय का क्या कार्य होता है? रक्त को पंप करता है। तो मछली का जो हृदय होता है उसमें आपको 2 कक्ष देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख या जैविक घड़ी माना जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो वह कौन सी ग्रंथि है जिसको हमारे शरीर की तीसरी आंख या जैविक घड़ी कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि को। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है? बालों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा हो जाएगा? केराटिन, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यह एक ऐसा प्रोटीन है जो बालों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किसको जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है? इसमें से किसे जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है उसकी आपको पहचान करनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पारा को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। पारा को जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना यानी कि वाइट गोल्ड कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्लेटिनम होता है इसको जो है सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चांदी के किस यौगिक का जो उपयोग है
कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। तो चारों ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहे हैं, चारों ही आपके जो चांदी है उसके यौगिक हैं। तो इसमें से चांदी का वह कौन सा यौगिक है जो कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का जो उपयोग है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। वहीं ऑप्शन डी आप जो देख पा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, यह इसका जो उपयोग है आपने देखा होगा जब कभी आप वोट देने जाते हैं या मतदान करने जाते हैं तो आपकी उंगली पर एक स्याही लगाई जाती है, तो उस स्याही में जो है सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया गया होता है। वह जो स्याही होती है जो आपके हाथों पर आपके अंगुलियों पर लगाई जाती है उसमें जो है सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया गया होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है? इसमें से किसका उपयोग कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेप्थलीन का। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो ग्लूकोज को। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। और जो आरबीसी होते हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका लाइफ टाइम यानी कि जीवन काल कितना होता है? तो इनका जो जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का लगभग 120 दिनों का होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लगभग 120 दिनों का। अगला प्रश्न है प्रकाश की तीव्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता को हम लक्स मीटर की सहायता से माप सकते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लक्स मीटर की सहायता से जो है प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको हम माप सकते हैं। तो बेहतरीन प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्स मीटर की सहायता से। ग्लूकोज का यहाँ पे सूत्र पूछा गया है तो यहाँ पे ऑप्शन 3 मिसिंग है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही दिया गया है। जो यहाँ पे लिखा गया है यही ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो ग्लूकोज होता है इसका फार्मूला क्या होता है आप लोग याद रखिएगा, C6H12O6। यह जो है फार्मूला होता है ग्लूकोज का। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका जो दिया गया है सामने यही हो जाएगा, C6H12O6। यह ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? जो उत्तल दर्पण होता है इसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं उसकी आपको पहचान करनी है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो उत्तल दर्पण होता है उसको जो है अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है उत्तल दर्पण को। अगला प्रश्न है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या होता है? बेहतरीन प्रश्न है। वास्तविक सूर्योदय से पहले जो हमें सूर्य दिखाई पड़ता है यह किस कारण से हमको होता है अनुभव? तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही आपने देखा होगा कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से कुछ समय पूर्व जो है सूर्य हमें दिखाई देने लगता है। तो यह किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके अलावा रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमको टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये फैक्ट भी आप यह याद रख सकते हैं। इसके अलावा कोई एक बाल्टी है, बाल्टी में अगर कोई कुछ पानी भरा हुआ है, अगर पानी में अगर हम एक सीधी छड़ को डालते हैं तो वह जो छड़ हमें वह सीधी नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि कुछ जो छड़ होती है हमको ये यहाँ पे इस प्रकार से टेढ़ी महसूस होती है। तो इसका कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। जब कोई छड़ जो है उसको जो है उसका जो कुछ पार्ट होता है जल में डुबा दिया जाता है तो वह जो छड़ होती है हमको टेढ़ी दिखाई देने लगती है। किस कारण से? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे कम होता है, इसी कारण से यह हमको दूर से ही दिखाई देने लगता है, जिस कारण से खतरे के संकेतों के रूप में जो है लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है सही हो जाएगा। इंद्रधनुष के जो दोनों सीमांत वर्ण पट होते हैं और
ये किन किन रंग के होते हैं? तो आपने देखा, आपको पता होगा कि जो इंद्रधनुष होती हैं, इसमें टोटल आपको 7 रंग देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें दोनों जो सीमांत वर्ण पट होते हैं इसके आपके किस रंग के होते हैं? तो एक आपका लाल हो जाएगा और एक आपका बैगनी हो जाएगा। इसको इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, VIBGYOR। इसकी सहायता से जो है आप सातों रंग को याद रख सकते हैं। V से मतलब आपका वायलेट यानी कि बैगनी से हो जाएगा, R से मतलब रेड यानी कि लाल से हो जाएगा, बाकी के रंग आपके इंडिगो यानी कि नारंग जामुनी हो गया, B मतलब ब्लू हो गया नीला, G मतलब ग्रीन यानी कि हरा, Y मतलब येलो यानी कि पीला, और O मतलब आपका ऑरेंज यानी कि आपका नारंगी हो गया। तो ये टोटल 7 रंग होते हैं, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मायोपिया जिसको हम निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, इसको किसकी सहायता से ठीक किया जा सकता है? तो जो निकट दृष्टि दोष होता है, जो मायोपिया होता है, इसको जो है अवतल लेंस की सहायता से ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, इसको जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में क्या परिवर्तन होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे जैसे हवा का टेम्परेचर यानी कि हवा में तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे जो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वह भी बढ़ती जाएगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सीटी स्कैन करने के लिए किस किरण का हम उपयोग करते हैं? तो सीटी स्कैन करने में जो है कौन सी किरण का यानी कि कौन सी रेज का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरणों का। एक्स किरणों का जो उपयोग है सीटी स्कैन में किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और डेसिबल किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल का जो उपयोग है वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि का स्तर मापने के लिए जो है डेसिबल का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि का स्तर मापने के लिए ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु दिए गए ऑप्शन में से कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इन 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपकी पोटेशियम हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? दिए गए ऑप्शन में से वह कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोना। सोना जो है आपको स्वतंत्र अवस्था में देखने को मिल जाएगी धातु। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोना। और निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? तो दिए गए ऑप्शन में से कैल्शियम आपको देखने को मिल जाएगा जिप्सम में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिप्सम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? तो दिए गए ऑप्शन में से सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करने वाला तत्व आपका कार्बन है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कार्बन जो है सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करने वाला तत्व है। भारी जल का अणु भार कितना होता है? तो जो भारी जल होता है इसका अणु भार होता है 20, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 20। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। कौन सी गैस इसमें से नोबल गैस मानी जाती है? तो नोबल गैस इसमें से आपकी हो जाएगी हीलियम, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नोबल गैसें कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ये सभी आपकी नोबल गैसें होती हैं। ये आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको जो है स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो दिए गए 4 ऑप्शन में से जिनान इस प्रकार से लिखा आता है, जिनान गैस का नाम हिंदी में।
जेनान, और इसका सिंबल होता है XE। तो जो जेनान गैस होती है इसको जो है हम स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जेनान बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से अश्रु गैस कौन सी है? अश्रु गैस की आपको पहचान करनी है कौन सी है। तो इसमें से अमोनिया को जो है अश्रु गैस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अमोनिया। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पे जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी की बात हो रही है। तो इसके अंतर्गत जीवित व मृत जानवरों दोनों का जो है अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कीटों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न है, मकड़ियों के द्वारा किस प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है? तो गौसमीर। आपको याद रखना है, जो गासमीर प्रकार के रेशम होते हैं इनका जो उत्पादन है मकड़ियों के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्याज के छिलके उतरने पर हमारी आंखों से आंसू आने का कारण क्या होता है? तो सल्फेनिक अम्ल होता है। सल्फेनिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही जब हम प्याज को काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो सल्फेनिक अम्ल के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टमाटर में जो लाल रंग होता है यह किसकी उपस्थिति के कारण देखने को मिलता है? टमाटर का लाल रंग जो होता है यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है, आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकोपीन। यह एक प्रकार का पिगमेंट होता है, एक प्रकार का वर्णक होता है लाइकोपीन, और लाइकोपीन वर्णक की उपस्थिति के कारण ही जो टमाटर होता है उसका रंग जो है लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेब का जो फल होता है उसमें लाली का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन नामक जो वर्णक होता है, यह भी एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, और इसी पिगमेंट यानी कि इसी वर्णक के कारण जो सेब होता है उसमें लाली देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी 2025 की परीक्षा के लिए जो सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्नों का सेट है, नंबर 4 है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।